Hello guys, hope you all are good. So let's start the story. Devil King Reborn Wifey for Revenge. Chapter 19. तुम्हें मेरा होना ही होगा। अब आगे। तिश्या नहाकर जैसे ही अपने बाल सही करने के लिए आईने के सामने खड़ी होती है तो उसकी नज़र अपने लिप्स पे जाती है जिन पे स्वेलिंग आ गई होती है और किनारे पर हल्का सा कट भी लगा हुआ होता है। तिश्या उसको टच करते हुए कहती है, अब ये मेरे लिप्स के साथ क्या हो गया, इन पर स्वेलिंग कैसे आ गई, सोने के टाइम तक तो ये ठीक ही थी। तिश्या उस बात पर ध्यान नहीं पाती, उससे पहले ही शौर्य रूम में आ जाता है और तिश्या को गुड मॉर्निंग विश करते हुए कहता है, भाभी मैं अब हाँ क्या हूँ, भाई को तैयार करने के लिए आप अब नीचे जा सकती हैं नाश्ता करने के लिए। तिश्या शौर्य को एक स्माइल के साथ जवाब देते हुए कहती है, थैंक यू, फिर मैं जब तक नहीं आता हूँ इनका अच्छे से ध्यान रखना, मैं जल्दी से कॉलेज और जॉब से आने की कोशिश करूंगी और मैं आपके लिए आपकी फेवरेट फूड भी लाऊंगी, इसके बदले में आपको 1 मिनट के लिए इनको अकेले नहीं छोड़ना है। थोड़ी देर बाद तिश्या जैसे ही कॉलेज पहुंचती है वैसे ही उसकी क्लासरूम में एक लड़का आता है और तिश्या की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, हाय तुम तिश्या हो ना। तिश्या उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखते हुए कहती है, हाँ मैं ही तिश्या हूँ, क्यों कोई कम था, तुम्हें टीचर ने प्रैक्टिस रूम में इनवाइट किया है। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। तिश्या अपने बैग से एक छोटा सा चाकू निकलती है और अपने जीन्स के पैकेट में रख लेती है और वह वहां से प्रैक्टिस रूम की तरफ चली जाती है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी अजीब से ख्याल चल रहे होते हैं। पता नहीं क्यों उसको अजीब फील हो रहा होता है, जैसे कुछ गलत होने वहां है। तिश्या जैसे ही प्रैक्टिस में पहुंचती है वहां पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। वह अपने डर पर काबू पाते हुए धीरे से गेट को ओपन करती है और अंदर की तरफ जाने लगती है। और फिर जैसे ही आगे बढ़कर लाइट को ओपन करती है तो उससे रूम में चारों तरफ गुलाब ही गुलाब होते हैं और उनके गुलाब के बीच एक बड़ा सा हॉट शेप बना हुआ होता है जिसपे गुलाब की पंखुड़ियां से ही तिश्या की पिक्चर बनी हुई होती है। तिश्या का सारा ध्यान अभी उसे रूम के डेकोरेशन पर ही होता है कि तभी पीछे से आकर कोई उसको गले से लगा लेता है जिससे वह बहुत ज्यादा डर जाती है और एक झटके के साथ उसकी खुद से दूर करती है और अपने पैकेट में से उसे चाकू को निकालकर उसकी तरफ पॉइंट कर देती है। क्योंकि उसे लड़के का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा होता है, उसे लड़के ने अपना चेहरा फेस का मास्क से कर किया होता है और उसने ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक शर्ट कैरी किया होता है जिसमें से उसकी मस्कुलर बॉडी साफ दिखाई दे रही होती है। लेकिन तिश्या का सारा ध्यान उस इंसान के चेहरे पर होती है और वह अंदर से डर के मारे कांप रही होती है, क्योंकि यह सब देखकर उसको अपने फर्स्ट लाइफ की मेमोरी याद आ गई होती है। उसको लग रहा होता है कि सामने खड़ा हुआ इंसान कोई और नहीं आंसू है जो उसके साथ फिर से गलत करने के लिए आता है। वह अपना अच्छा को उसे इंसान की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, कौन हो तुम। वह लड़का तिश्या के हाथ में जैसे ही चाकू को देखा है और उसको कांपते हुए पता है तो तुरंत वह अपने चेहरे से मास्क को हटा देता है और कहता है, तिश्या चाकू को नीचे करो, देखो लग जाएगी तुम्हें। तिश्या उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने चाकू को उसके और पास ले जाने लगती है। ईशान पीछे हटते हुए कहता है, अरे यार इस चाकू को पीछे करो, देखो इसमें कितना ज्यादा आधार है, अगर जो गलती से भी मुझे लग गई ना तो मैं यहीं पर भगवान को प्यार हो जाऊंगा। अब जिसने मेरी जान बचाई है उसी के हाथों मर जाऊं, ये बात अच्छी थोड़ी होगी। तिश्या ईशान की किसी बातों पर ध्यान नहीं देती है और वह डरते हुए कहती है, देखो मैं वीक नहीं हूं, अगर तुमने एक कदम भी मेरे आगे बढ़ाया ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम अभी यहाँ से चले जाओ नहीं तो मार दूंगी। ईशान तिश्या का ध्यान भटकने के लिए कहता है, अरे मुझे तो पता ही है तुम वीक नहीं हो, क्योंकि तुमने तो मेरी जान बचाई है और मैं तो तुम्हें बस थैंक यू बोलना चाहता था। तिश्या मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए, प्लीज यहाँ से चले जाओ। ईशान तिश्या से बातें करते हुए उसके नजदीक चला जाता है और फिर एकदम से उसके हाथ से चाकू को लेकर एक कोने में फेंक देता है और उसे पीछे से गले लगा लेता है और कहता है, देखो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुमसे अपने दिल की बात बताने के लिए आया था। आई लव यू तिश्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ, प्लीज एक्सेप्ट मी। तिश्या ईशान की बात सुनते ही और ज्यादा पैनिक करने लगती है और वह उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगती है और कहती है, तुम्हारा मेरे साथ इतनी घटिया हरकत करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो जान ले लूंगी मैं तुम्हारी अपने इन्हीं हाथों से। ईशान तिश्या को छोड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपने पीछे से एक बड़ा सा रेड बुके निकालकर तिश्या के सामने करते हुए कहता है, यह मेरी कोई घटिया हरकत नहीं है, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हें देखकर पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया, सोते जागते हर वक्त बस तुम्हारा ही ख्याल आता है, हर जगह बस तुम नजर आती हो। तिश्या उस रेड रोसेस की बुके को नीचे फेंक देती है और उसको अपने पैरों से कुचलते हुए कहती है, मेरे सीने में सिर्फ आग है और आग की फितरत ही होती है सब कुछ चलाकर राख करने की, इसलिए तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, इससे पहले कि मेरी नफरत की आज तुम्हें राख कर दे। ईशान तिश्या की बात सुनकर एक फीकी स्माइल करते हुए कहता है,
यानी तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। लेकिन मैं भी तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम आग हो तो मैं भी ज्वालामुखी हूं, और ज्वालामुखी हर एक आग को अपने अंदर से समेटने की ताकत रखता है। इसलिए मैं तुम्हारी इस आग से भस्म नहीं होने वाला हूं, और न ही मैं कभी तुम पर से गिव अप करने वाला हूं। मैं तुम्हें तब तक प्रपोज करते रहूंगा जब तक मेरे शरीर में मेरी सोल बसी हुई है। वैसे भी ईशान मलिक कभी हारता नहीं है, उसे हमेशा जीतने की आदत है, और एक दिन मैं तुम्हारे इस दिल को भी जीत लूंगा, और फिर तुम्हें मेरा होना ही होगा, चाहे ये जैसे भी हो। तिश्या ईशान की तरफ अपना पीट कर खड़ी हो जाती है और कहती है, फिर तो मुझे हारने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि तिश्या राठौर कभी किसी की नहीं होंगी। ईशान उसकी बात पर हंसते हुए कहता है, ये गलत बोल रही हो तुम चाहे किसी और की हो या ना हो, लेकिन ईशान मलिक की जरूर होगी। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें मेरा होना ही होगा, बस शर्त इतनी है कि तुम मुझे इग्नोर नहीं करोगी, बाकी मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा खुद से प्यार करने के लिए। तिश्या ईशान की बात सुनकर चिढ़ जाती है और कहती है, क्या मैं तुम्हें इग्नोर करूं तो तुम्हें पीछे आना छोड़ दोगे? कभी नहीं, तुम मुझे चाहे जितना भी इग्नोर कर लो, मैं तो तुम्हारे पीछे ही आऊंगा, ईशान ने तिश्या से कहा। तिश्या पहले अपनी आंखों से आंसू को साफ करती है और फिर उसकी तरफ मुड़ते हुए कहती है, अगर तुम्हारी बातें हो गई हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ओह, तो तुम्हें सोने का समय चाहिए, ठीक है मैं चाहता हूँ। इतना बोलकर इंसान वहां से चला जाता है, लेकिन वह विंडो के पास खड़ा होकर अंदर की तरफ देखने लगता है। उसके जाते ही तिश्या एकदम जोर से चीखती है और फिर उसे रूम में डेकोरेट किए हुए सारे गुलाबों को निकालकर इधर उधर फेंकने लगती है, और उतना ही ज्यादा चिल्ला रही होती है। लास्ट में वह अपने घुटनों को बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। ईशान जब उसकी वो हालत देखता है तो वह अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी उसका दोस्त जाकर उसे रोक लेता है और कहता है, प्लीज उसे अभी अकेला छोड़ दे। क्या तुझे उसकी चीखों में उसका दर्द दिखाई नहीं दे रहा है? मुझे लगता है तूने अनजाने में ही सही, लेकिन उसके किसी ऐसे घाव को खरोच दिया है जिसे वह भरने की कोशिश कर रही थी। अगर सच में तुमसे प्यार करता है ना, तो पहले उसके दर्द को समझने की कोशिश कर। उसे अपना लवर बनाने से पहले उसे अपना दोस्त बना, जिससे वह अपनी हर बात बता सके बिना झिझक के। मुझे ज्यादा प्यार के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन उसकी चीखों को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी ने ऐसा तोड़ दिया है जिसे चाहकर जोड़ नहीं पा रही है। ईशान तिश्या को ऐसे चीखते चिल्लाते हुए देखकर एक मुक्का दीवार पर मार देता है और उसकी आंखों में नवमी आ गई होती है, और फिर वह अंदर देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता है तुम्हारा दर्द क्या है, लेकिन मैं तुम्हारे दर्द की दवा बनने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के बाद मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। टू बी कंटिन्यू। 26। एक बार हमदर्द बनकर तो देखो। अब आगे। तिश्या कुछ देर वहां से निकालकर रोज की तरह अपनी क्लासेस अटेंड करती है, और जब छुट्टी का वक्त होता है कि तभी उसी वक्त क्लास में क्यों ना आता है और सारे बच्चे को प्लेग्राउंड में इकट्ठा होने के लिए कहता है। फिर वहां पे प्रिंसिपल आकर अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं, आगे चलकर सब यहाँ से कोई डॉक्टर बन जाएगा, तो कोई बिजनेसमैन, तो कोई आर्मी में चला जाएगा, और इसलिए हमने और कई सारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम अपने स्टूडेंट को एक हफ्ते के लिए सर्वाइवल गेम प्लान में भेजने का डिसाइड किया है। वहां पर आप लोगों को दूसरे बच्चों से कंपटीशन करना पड़ेगा अपने गेम को जीतने के लिए, और आप लोगों को वहां पर बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, जैसे कि हम कभी जंगल में फंस जाए और हमारे पास ना पीने को पानी हो और ना खाने को खाना, तो हम कैसे खुद को वहां पर जिंदा रख सकते हैं। और बहुत कुछ मिलेगा तुम सब सीखने को। इसलिए पैकिंग करके कल यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हो जाना, हम शहर से बाहर पहाड़ी इलाके में जाएंगे। तिश्या वहां से सीधा अपने जॉब के लिए रेस्टोरेंट चली जाती है। वह वहां जाकर अपना काम कर ही रही होती है कि तभी वहां पे ईशान भी आ जाता है और सबको हाय हेलो करते हुए अपने काम पर लग जाता है, और आज वह बार बार तिश्या को भी कभी कुछ लेने के बहाने कभी कुछ देने के बहाने अपने पास बुला रहा होता है। तिश्या उसकी हरकत से परेशान होकर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है, सर आपको क्या क्या चाहिए, क्या आप एक बार में ही मुझे बता सकते हैं? आप मुझे बार बार क्यों परेशान करें कि कभी मुझे सोया सॉस लाकर दो तो कभी टोमेटो। ईशान अनजान बनते हुए कहता है, मैं तुम्हें परेशान थोड़ी कर रहा था, मैं तो बस चीजें मांग रहा था जिन जिन चीजों की मुझे जरूरत थी। वो दोनों आगे बहस करते उसके पहले ही रेस्टोरेंट का मालिक वहां पर आ जाता है और वह तिश्या को डांटते हुए कहता है, तिश्या तुम यहाँ पर किचन में क्या कर रही हो, जाकर बाहर कस्टमर सबको अटेंड करो। तिश्या उनकी बात सुनकर बाहर चली जाती है। वह बाहर जाकर देखती है तो हर रोज से आज कुछ ज्यादा ही भीड़ होता है। वहां पर वह एक एक करके सबका ऑर्डर लेना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जब वह लास्ट बेंच पर जाती है तो वहां पे दो लोग बैठे हुए होते हैं, जिनमें से एक के चेहरे पर मास्क होता है और एक तिश्या के चेहरे को ही घूरे जा रहा होता है। तिश्या जब उस आदमी को अपनी तरफ इतने ध्यान से देखा हुआ पाती है तो अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लाते हुए कहती है, सर क्या आपने मुझे अच्छे से देख लिया, या फिर मैं यहीं पर बैठ जाऊं ताकि आप मुझे और अच्छे से देख सके?
वह आदमी जैसे ही तिश्या की बात सुनता है हंसने की एक्टिंग करते हुए इधर उधर देखने लगता है, लेकिन तिश्या उससे घूरते हुए कहती है, अब क्या यहीं पे बैठे रहोगे आप दोनों, या फिर ऑर्डर भी देंगे, या फिर अब भी ऐसे ही बैठे रहने का इरादा है। वह मास्क वाला लड़का जब देखता है उसके पास बैठा उसका दोस्त कुछ नहीं बोल रहा है तो वह खुद ऑर्डर देने का डिसाइड करता है और कहता है, 1 प्लेट व्हाइट सॉस पास्ता एंड मंचूरियन विद ग्रेवी। तिश्या जैसे ही उस लड़के की आवाज सुनती है वह ध्यान से उसे लड़के की तरफ से देखने लगती है, लेकिन फिर वह कहां से ये सोचकर जाने लगती है कि हम लोग उसे गलत ना समझ ले, और जाते हुए अपने मन में कहती है, यह आंखें मुझे इतनी फैमिली क्यों लग रही है, मुझे ऐसा क्यों लगा है जैसे मैं इन आंखों को रोज देखती हूँ। वही वह मास्क वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारा अंश ही होता है, और उसके बगल में बैठा हुआ आदमी कोई और नहीं दीपक था। अंश दीपक को धीरे से मारते हुए कहता है, करवा दी ना हमारी बेइज्जती, मैंने सोचा था मैं यहाँ पर आकर उसे पर अपना अच्छा इंप्रेशन से मांगा, लेकिन तुमने तो हमारी बेइज्जती ही करवा दी। दीपक अंश की बातें सुनकर उसे अजीब नजर से देखने लगता है और कहता है, सर आप भूल रहे हैं कि अपने अपने चेहरे पर मास्क पहने हुआ है, इसलिए वह आपको नहीं पहचानती है, तो इंप्रेशन जमकर आप करेंगे भी क्या। अंश उसकी बात सुनकर मुंह बना लेता है और कहता है, वैसे वो मुझे घूर घूर कर क्यों देख रही थी, कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया ना मेरी इस प्यारी वॉइस के इस वजह से। वैसे भी मैं इतना परफेक्ट हूं और वह रोज मुझे देखती है, तो क्या पता वह मुझे पहचान गई हो। दीपक अंश की बातें सुनकर इरिटेट हो जाता है और फिर वह उसे घूरते हुए कहता है, बॉस आप टेंशन मत लीजिए, उन्होंने आपको नहीं पहचाना, क्योंकि आज तक मैं आपकी कभी आवाज सुनी नहीं है, तो वह पहचानेंगी कैसे। तिश्या कुछ देर में उन दोनों का ऑर्डर लाकर उन्हें दे देती है और वहीं पर खड़ा होकर अंश की तरफ देखने लगती है जैसे वह उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। जब दीपक देखता है तिश्या वहीं पे खड़ी है तो वह तिश्या को घूरने लगता है और फिर कहता है, मैं अगर आपने हमें देख लिया हो तो आप यहाँ से जा सकती हैं, वैसे भी आपको और लोगों का भी तो ऑर्डर लेना होगा, और अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो हम आपको बुला लेंगे। उसकी बात सुनकर तिश्या छेप जाती है और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही अंश दीपक को गुस्से से घूरते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ से इस तरह से बात करने की। दीपक उसकी बात सुनकर अपने मन में कहता है, अब मैं इनसे ये तो नहीं बोल सकता ना कि मुझे अपने ऑर्डर किए हुए डिश को ठंडा नहीं करना था और इन्हें जल्दी से खाना था। दीपक कुछ सोच जल्दी से, नहीं तो ये छोटा डेविल तुझे ही खा जाएगा। और फिर वह अपने चेहरे पर अंश के लिए फिक्र हुए कहता है, सर मैंने तो ये सब बस आपके लिए किया ताकि आप अपना डिश ट्राई कर सके, अगर वह यहाँ पर होती तो आप खा नहीं पाते, और अगर वह ज्यादा देर तक यहाँ पर खड़ी होती तो शायद आपको पहचान भी जाती। मैंने तो बस आपकी भलाई के लिए ये सब किया, बाकी आपको फिक्र नजर नहीं आती तो कोई बात ही नहीं। अंश दीपक की बात सुनकर उसे घूरने लगता है और कहता है, बस बस ठीक है, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, अब जल्दी जल्दी खत्म करो और यहाँ से चलो। वही तिश्या एक दूसरे टेबल पर उनका ऑर्डर रख ही रही होती है कि तभी एक लड़का जानबूझकर तिश्या के ऊपर ही अपना डिश गिरा देता है और फिर हंगामा करते हुए कहता है, कैसी वेट्रेस हो तुम, तुम्हें ढंग से सर्व करने भी नहीं आता है। तिश्या उसकी बात सुनकर उसे अपनी गुस्से भरी नजरों से देखने लगती है और कहती है, सर आप इस वक्त यहाँ पर इस तरह से हंगामा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस डिश को आपने जानबूझकर नीचे गिराया है। अगर विश्वास नहीं है तो हम सीसीटीवी कैमरा में फुटेज भी देख सकते हैं। तिश्या की बात सुनकर वह लड़का और जेडा गुस्से में आ जाता है और वह कॉफी उठाकर तिश्या के ऊपर ही फेंक देता है, और फिर जैसे ही उसे करने के लिए अपना हाथ उठाने का होता है वैसे कि कोई आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ को मोड़ते हुए उसके पीठ पर लगा देता है। अंश भी कब का अपनी जगह से खड़ा होकर उसे जगह पर पहुंचे क्या होता है, और वह जैसे ही तिश्या को बचाने के लिए आगे जाने को होता है वैसे ही वहां पर ईशान आकर तिश्या को बचा लिया होता है। ईशान बिना सोचे समझे उसे लड़के को करने लगता है और मारते हुए सिर्फ एक ही लाइन बोल रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तिश्या को हाथ लगने की। वह उसे लड़के को मारते हुए लगभग अधमरा कर दिया होता है। तिश्या जब बात को ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो वह जाकर ईशान का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, प्लीज ईशान छोड़ दो उसे, वो मार जाएगा। ईशान चिल्लाते हुए कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे ऊपर काफी फेंकने की, अगर तुम चल जाती क्या तुम्हें चोट लग जाता तो। तिश्या ईशान का हाथ पकड़कर उसे दूर करते हुए कहती है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ईशान तिश्या की बात सुनकर उस लड़के को घूमते हुए उससे दूर हो जाता है और फिर वह तिश्या को वहीं बिठाकर उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगता है। तिश्या के गालों पर हल्का सा कप से कट लग गया होता है, ये देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और वापस से उस लड़के को मरने जाता है, लेकिन तब तक वह लड़का वहां से गायब हो चुका होता है। और फिर वह चिल्लाते हुए वहां के स्टाफ से मेडिकल किट लाने के लिए कहता है, और फिर वह मेडिकल किट से कॉटन और डिटोल निकालकर जैसे ही तिश्या के फेस को टच करने वाला होता है वह तुरंत पीछे हट जाती है और डर की वजह से कांपने लगती है।
उसके इस रिएक्शन को देखकर ईशान अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है, तिश्या मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे बस अपनी फेस को क्लीन करने दो, वहां पर चोट लगा है ना। वही तिश्या को तो उसकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही होती है, उसके दिमाग में तो बस किसी का हाथ अपने चेहरे की तरफ बढ़ता हुआ महसूस हो रहा होता है और उसके आंखों के सामने बहुत सारे सीन चलने लगते हैं और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती है। और फिर वह होश में आते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो और तुम्हारा मुझे ऐसे हाथ मत लगाना, क्योंकि जब कोई मुझे हाथ लगता है तो एक आग सी लग जाती है, ऐसा लगता है जैसे उसने फिर मुझे छुआ, इसलिए कह रही हूँ मैं तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि टूटे हुए कांच को अगर तुम समेटने जाओगे तो हाथ कट जाएंगे तुम्हारे। ईशान उसके चेहरे को कॉटन से साफ करते हुए कहता है, डोंट वरी यार, कटे हुए हाथ के लिए भी हम मेडिसिन ढूंढ लेंगे, एक बार तुम मुझे अपना हमदर्द बनाकर तो देखो। उसकी बात सुनते ही तिश्या उसके चेहरे पे मुक्का मार देती है, जिससे वह बच नहीं पाता है और पीछे को हो जाता है। ईशान अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता है, मैं तुम्हें दवा लगा रहा था तो तुम्हें मुझे दुआ देना चाहिए, ना कि ऐसे मेरा नाक तोड़ना चाहिए। वही अंश और दीपक तिश्या के पीछे ही खड़े होकर उन दोनों की सारी बातें सुन रहे होते हैं। अंश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ईशान का यूं तिश्या का केयर करते देखकर, और फिर वह कुछ सोचते हुए गुस्से से बाहर निकल जाता है। अंश बाहर आते ही दीपक को ऑर्डर देते हुए कहता है, मुझे वो लड़का किसी भी हालत में 15 मिनट के अंदर मेरे सामने चाहिए, उसने अंश सिंह राजावत की वाइफ को चोट पहुंचने की जुर्रत की है, सजा तो बनती है ना। ये कहते हैं कि वह हम बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, उसके चेहरे पर इस वक्त कोई मासूमियत उसके चेहरे पे नजर नहीं आ रही होती है, वह इस वक्त एक डेविल का अवतार लग रहा होता। कम से कम कल से मुझे 10 तब जाकर मैं आगे का चैप्टर लिखना स्टार्ट करूंगा। मेरा स्टोरी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन ना ही कोई कमेंट करता है, ना ही कोई लाइक करता है और ना ही रिव्यू देता है, और जो रिव्यू देता भी है वह भी घटा देता है। टू बी कंटिन्यू। चेक कीस। अंश की सनक। अब आगे। एक बड़े से बेला के नीचे चेंबर के अंदर एक लड़का कुर्सी से बंधा हुआ बैठा हुआ होता है, उसके चेहरे पर, शरीर पर और भी कई जगह चोट के निशान होते हैं और वह बेहोश होता है। तभी वहां पर एक बॉडीगार्ड आता है और उसे लड़के के ऊपर बर्फ का ठंडा पानी डाल देता है, जिससे वह तुरंत अपनी आंखें खोल देता है और अपने चार तरफ देखते हुए कहता है, तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो। वह बॉडीगार्ड उससे लड़के की बात सुनकर हंसते हुए कहता है, इतना भी जल्दी क्या है जाने की, कुछ देर रुक जा, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है। तभी सामने से उन्हें अंश आते हुए दिखाई देता है। अंश अंदर आते ही उसे लड़के को खोलने का ऑर्डर देता है। वह बॉडीगार्ड जैसे ही उसे लड़के की रस्सी को खोलना है वैसे ही अंश एक लात मारकर वापस से उसे लड़के को नीचे जमीन पर गिरा देता है और पंजों के बल उस लड़के के सामने बैठता है, और वह लड़का भी अधखुली आंखों से अंश को ही देख रहा था। अंश उस लड़के की आंखों में देखते हुए सनक भरी आवाज में कहता है, 11, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। तुझे तिश्या के ऊपर अपनी नजर नहीं डालने चाहिए थी, अब गलती की है तो इसकी सजा तो मिलेगी। अंश भी आवाज सुनकर उस लड़के की आंखों में बेहिसाब डर दिखाई देने लगता और वह हकलाते हुए कहता है, मैं किसी तिश्या को नहीं जानता, फिर मैं उसे चोट क्यों पहुंच जाऊंगा। वही उस लड़के की हालत देखकर दीपक अपने मन में कहता है, पता नहीं अब सर इस लड़के के साथ क्या करने वाले हैं। वही अंश एक तरफ रखा हुआ खंजर उठाता है जो उसके आदमियों ने अपने दुश्मन को टॉर्चर करने के लिए रखा हुआ होता है। अंश के हाथ में वो खंजर देखकर वह लड़का और भी ज्यादा डर जाता है। वह लड़का लड़खड़ाती आवाज में कहता है, प्लीज मुंह मुझे छोड़ दो। अंश सन की लहजे में चिल्लाकर कहता है, तुझे छोड़ दूं, तू मेरी तिश्या को चोट पहुंचने की कोशिश की और तेरी वजह से वह लड़का मेरी तिश्या के करीब आया, अब तो तुझे सजा मिलेगी। फिर अंश उस लड़के के पास पंजों के बल बैठता है और उस लड़के के चेहरे के सामने खंजर करते हुए कहता है, तेरी वजह से मेरी तिश्या के गालों पे कट लग गया, तुझे पता है उसको कितना ज्यादा दर्द हो रहा होगा, मैं उसे पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और तूने तो जानबूझकर उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की है। ये कहते हुए वह एक झटके से खंजर को उस लड़के के गाल में धंसा देता है। वह लड़का दर्द से तड़पता है पर चीख नहीं पाता क्योंकि खंजर अभी भी उसके गाल पे धंसा होता है। अंश एक सनक भरी मुस्कान के साथ आगे कहता है, अब अपनी गलती की सजा भुगत। ये कहते हुए वह खंजर लड़के के गाल से हटाता है और एक ही झटके में उसका सीधा हाथ काट देता है। जिस हाथ से उसने तिश्या के ऊपर कॉफी फेंकी थी, उस लड़के की चीख पूरे फैक्ट्री में गूंज जाती है। वहां मौजूद हर शख्स बस चुपचाप खड़ा होता। उस लड़के का सीधा हाथ उसके शरीर से अलग हो गया था और वह दर्द से चिल्ला रहा था। उसका खून पानी की तरह बह रहा था। उसे ऐसे तड़पते देख अंश पागलों की तरह हंसने लगता है। अंश हंसते हुए सनक भरे लहजे में कहता है, ये तड़प तूने खुद अपनी किस्मत में लिखी है।
फिर हंसना बंद कर चिल्लाते हुए, इसी हाथ से तूने मेरी तिशा पे कॉफी फेंका था ना, इसलिए मैंने वो हाथ ही तेरे शरीर से अलग कर दिया। अंश डेविल स्माइल के साथ आगे कहता है, अब तुझे एक भयानक मौत देने का वक्त आ गया है। अंश अपने पॉकेट से एक लाइटर निकालता है। अंश को लाइटर निकालते देख दीपक समझ जाता है कि अंश क्या करने वाला है, इसलिए वह अपने एक बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करता है और वह बॉडीगार्ड जल्दी से एक केरोसिन ऑयल की बोतल लाके अंश के सामने रख देता है। अंश केरोसिन ऑयल की बोतल उठाता है और उस लड़के के ऊपर सारा ऑयल डाल देता है। वह लड़का इस वक्त बेहोशी की हालत में था, पर उसे समझ आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अंश लाइटर जलाते हुए, इस दुनिया में सबसे दर्दनाक जिंदा जलन होता है और तूने जो किया है उसके लिए तुझे यही दर्दनाक मौत मिलेगी। ये कहकर अंश लाइटर उस लड़के के ऊपर डाल देता है। कुछ ही पलों में वहां उस लड़के की भयानक चीखें गूंजने लगती हैं। वही अंश आराम से वही एक चेयर पर बैठकर उसे जलता हुआ देखने लगता है और फिर जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। अंश को ऐसे हंसता देख दीपक और वह पे खड़े बॉडीगार्ड भी कुछ पल के लिए सहम जाते हैं। अंश उन्हें इस वक्त एक सनकी लग रहा था, जिसे किसी की चीखें सुन के मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है और उस लड़के की चीखें अब हमेशा के लिए बंद हो गई थी। फिर अंश बिना एक पल गवाए वहां से बाहर निकल जाता है। दीपक के पीछे सब बाहर आ जाता है। तभी वहां पे एक और बॉडीगार्ड आता है जिसका नाम रॉकी होता है। वह यहाँ के सारे बॉडीगार्ड्स का हेड होता है। रॉकी की उम्र यही 24-25 साल होंगी। भूरे रंग की आंखें, 6 फुट 6 इंच और उसके बालों का रंग भी भूरे कलर का होता है। वह देखने के बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है, हाँ हमारे हीरो से बस थोड़ा सा कम। अंश रॉकी की तरफ देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। रॉकी भी बिना एक सेकंड गवाए अपना आईपैड उसके सामने कर देता है, जिसमें आज सुबह की वीडियो होती है। उस वीडियो में ईशान तिशा को प्रपोज कर रहा होता है। उस वीडियो को देखकर अंश चीर जाता है और फिर पहले की तरह अपने अवतार में आते हुए एक छोटे की बच्चों की तरह अपना मुंह बनाते हुए कहता है, इस गधे को प्यार करने के लिए मेरी बीवी ही मिली थी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर डोले डालने की, मन तो कर रहा है इस गधे की आंखें निकालकर मैं गोटियां खेलूं। और फिर कुछ सोचते हुए रॉकी की तरफ देखा है और कहता है, इसने तिशा को प्रपोज किया था तो तिशा ने क्या जवाब दिया था। रॉकी अपना सर खुजलाते हुए कहता है, सर ये तो अंदर की बात हुई ना, इसलिए मुझे क्या पता कि मैं इसे क्या जवाब दिया था। अंश उसे अपने गुस्से भरी नजर से देखते हुए कहता है, मैंने अपने सबसे खास आदमी को उसके पीछे क्यों लगाया, ताकि मुझे आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन मिल सके। मुझे लग रहा है तुम सबसे बेकार मेंबर हो, हमारे ग्रुप के अच्छे से एक इन्फॉर्मेशन भी नहीं निकाल सकते। रॉकी कुछ कहता उससे पहले ही दीपक अपना दिमाग लगाते हुए कहता है, सर मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैम ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। अंश दीपक की बात सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन फिर अगले पल ही अपना मुंह लटका लेता है और कहता है, लेकिन अगर तुम जो बोल रहे हो वह गलत हुआ तो। अरे सर मैं जो बोल रहा हूं वह कभी गलत होगा ही नहीं, क्योंकि आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में इस लड़के की स्माइल को देखिए। इस वीडियो में इस लड़के की जो स्माइल है वह फेक स्माइल है और इसका मतलब यही हुआ कि यह रिजेक्ट हो चुका है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैम, बस आपकी ही है। दीपक ये कहते हुए रॉकी की तरफ देखकर की ब्लैंक कर देता है। तभी रॉकी दूसरा बम फोड़ते हुए कहता है, सर मैम और क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं सब एक वीक के लिए जंगली एरिया में जाने वाले हैं सर्वाइविंग गेम के लिए। रॉकी का बस इतना कहना था कि अंश अपना सर पकड़कर वह रोड पे ही बैठ जाता है और बच्चों की तरह जिद करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुम लोग क्या करोगे, लेकिन कुछ भी करके इस लड़के को टीम ज्वाइन करने से तुम्हें रोकना ही होगा। पूरे एक हफ्ते के लिए मैं इससे तिशा के आसपास नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर इसने अपनी प्यारी प्यारी बातों में मेरी वाइफ को फंसा लिया तो वैसे भी वो कितनी भोली भली है। वही उसकी बात सुनकर दीपक और रॉकी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जैसे कह रहे हो, हाँ कितनी भोली भाली है, हमें तो पता ही है, और वैसे भी एक डेविल को दूसरा डेविल एंजल ही समझता है। वही दूसरी तरफ तिशा जब घर पहुंचती है वो बिना किसी पे ध्यान दिए अपने रूम में चली जाती है। वह रूम में जाते ही बैग को वही काउच पर रखकर बाथरूम के अंदर चली जाती है। तिशा जाकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और खुद को देखते हुए कहती है, वानी तो अब वानी नहीं है जो सिर्फ 4 दीवारों के अंदर रहती थी। तू तिशा है, वो तिशा जो सोशल है, और तुझे अब सबके साथ घुल मिलकर रहना पड़ेगा। अगर तुझे अपना बदला लेना है तो तुझे सबसे पहले खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अगर तुम किसी के टच करने से इतना ज्यादा डरेगी तो अपना बदला कैसे लगी। तुझे उन यादों से बाहर निकलना होगा। तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम तिशा बन चुकी है और तिशा को कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ा तेरा प्लस पॉइंट तो यह है कि तू वेदांश तिशा सिंह राजावत है, जिसकी परछाई को भी वो लोग टच नहीं कर सकते हैं। ये यादें भी ना बहुत अजीब होती है, कभी कोई याद चेहरे पर मुस्कान ला देती है तो कभी आंखों में नमी,
लेकिन मेरी यादें अब मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी सनक बनेगी, और मेरी ये सनक व्योम और आशु की जिंदगी के पन्नों पे इंतकाम की एक ऐसी कहानी लिखेगी जिसे सुनने वाले की रूह कांप जाएगी और देखने वाले की आत्मा। टू बी कंटिन्यू। नजदीकियां। अब आगे। तिशा बाथरूम से अपने कपड़े चेंज करके बाहर आती है। उसने चेंज करके एक लूज गाउन पहना हुआ होता है जो घुटनों तक आ रहा था। वो एक लॉन्ग टी शर्ट की तरह दिख रहा था जिसमें वह और भी ज्यादा यंग और यूथफुल लग रही थी। वेद देखकर अपनी नजरें तिशा से हटा ही नहीं पा रहा था और मन ही मन कहता है, ये लड़की एक भी मौका नहीं छोड़ती मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का। वह इस वक्त वाकई में काफी खूबसूरत लग रही थी, जो कि वह असल में थी भी। उसने अपने लंबे बालों को अभी भी खुला छोड़ रखा था और वो अभी भी हल्के गिले थे। तिशा आकर चुपचाप वेद के बंगाल में लेट जाती है। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई इमोशन नहीं होता है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है वेद भी नहीं समझ पा रहा होता है, लेकिन उसको ऐसे उदास देखकर उसे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा होता है। तिशा जब अपने थॉट से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है तो वह वेद के करीब आकर उसे गले से लगा लेती है और अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगती है। इस समय वेद उसके बेहद करीब था। तिशा के चेहरे पर पड़ रही नाइट बल्ब की हल्की पीली रोशनी में उसका चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। वेद ना चाहते हुए भी इस वक्त तिशा करीब आने लगता है। उसने तिशा के गालों को हल्के से अपने होठों से छूता है। तिशा जो हल्की नींद में थी वो इस वक्त अपनी गहरी नींद में सो चुकी थी। वह अभी अनजान थी वेद और अपने बीच की नजदीकियों से। वेद अब तिशा के गालों को किस करते करते तिशा की गर्दन को किस करने लगता है। तिशा सोते हुए भी इन किस्सेस को ऐसे फील कर रही थी जैसे ये कोई सच नहीं बल्कि सपना हो। वेद ने एक बार फिर तिशा की गर्दन को किस करना बंद किया और उसके होंठ अब तिशा होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसकी वाइब्रेशन से वेद का ध्यान तिशा से हटकर उसकी तरफ चला जाता है। वेद बीच में ही रुक जाता है और वह अपना मोबाइल चेक करने लगता है। इस दौरान भी वह तिशा के करीब ही था। ये मैसेज दीपक का था जो वेद को इतनी रात में आया था, जिसमें उसने वेद को आज रात का वीडियो सेंड किया हुआ होता है। उस वीडियो में अंश नशे में धुत होकर डांस कर रहा होता है और उसके चारों तरफ वाइन की कई सारी बोतलें पड़ी हुई होती है। वेद उस वीडियो को देखकर अपना माथा पकड़ लेता है और दीपक को उसे हैंगओवर ड्रिंक पिलाकर यहाँ लाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ व्योम के हाथ में एक फाइल होती है जिसने तिशा के फोटो के साथ उसके सारे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, लेकिन वह उस इन्फॉर्मेशन को पढ़कर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो क्या होता है कि तभी उसका दूसरा बॉडीगार्ड आगे की इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है, सर मैंने उसके मॉम के बारे में भी पता किया था तो पता चला कि वो राठौर खानदान की बेटी थी और उनका नाम कविता राठौर था और मिस्टर राजीव मेहरा ने उन्हें अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा कर उनसे शादी की थी ताकि वह एक अमीर परिवार का घर जमाई बन सके। लेकिन कविता राठौर के डैड को राजीव मेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था यह एक नंबर का आवारा लड़का है और इसे साजिशों के तहत फंसाया है। लेकिन उस वक्त मिस राठौर उनके प्यार में पूरी तरीके से अंधी हो चुकी थी और उन्होंने राजीव मित्तल से शादी करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़ दिया था। लेकिन शादी के बाद जब राजीव मेहरा को पता चला कि अब कविता राठौर की कोई भी अहमियत नहीं रह गई है उनके परिवार के अंदर, तो उन्होंने उन्हें अकेले छोड़ दिया और मीनाक्षी मेहरा से शादी कर लिया। कविता राठौर अपने वर्षों की काफी पक्की थी, इसीलिए उन्होंने अपने घर को छोड़ने के बाद कभी भी अपने घर वापस नहीं गई और जो उन्होंने अपने पास पैसे से कर रखे थे उन्हें पैसों से उन्होंने अपने लिए एक घर लिया और अपनी बेटी तिशा को लेकर वही रहने लगी। लेकिन तिशा मैम जैसे ही 10 साल की हुई वैसे ही उनकी मॉम की डेट एक कर एक्सीडेंट में हो गया, या फिर बोल सकते हैं उनको मीनाक्षी मेहरा ने मरवा दिया था। व्योम जैसे ही उस बॉडीगार्ड की बात सुनता है तुरंत अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है तिशा की मॉम राठौर खानदान की राजकुमारी थी? वह बॉडीगार्ड फुल कॉन्फिडेंस में जवाब देते हुए कहता है, उसने पूरा पता किया है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वह बिल्कुल सही है और तिशा मैम वानी मैम की बुआ की लड़की है। उस बॉडीगार्ड की बात खत्म होते ही व्योम गुस्से से सारे सामान को इधर उधर फेंकना स्टार्ट कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, आलोक राठौर मरने से पहले ही खेल खेल गया। वहीं मैं कहूँ ये लड़की मुझे बार बार वानी की याद क्यों दिलाती है? मैं जिस वानी को मारा हुआ समझ रहा था असल में वो तो मेरी ही नहीं है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे लगता है आलोक राठौर को मेरे प्लान के बारे में सब कुछ पहले से ही पता चल गया था, इसलिए उन्होंने तिशा को वानी का चेहरा देखकर मेरे सामने खड़ा कर दिया और वानी को तिशा का चेहरा दे दिया। नहीं तो जो तिशा किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती थी, वो तिशा एक साथ 10 लोगों को मारने की हिम्मत कैसे कर सकती है? फिर वह एक फोन करता है, उसके कॉल करने के कुछ देर बाद ही उधर से कोई कॉल को रिसीव कर लेता है। व्योम उस इंसान को भी ना हाय हेलो ये कहता है, तुमसे मैं जो पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब देना, क्या शादी से पहले तिशा हॉस्पिटल गई थी?
उधर से राजीव मेहरा व्योम की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ वो 2 वीक के लिए अस्पताल में एडमिट थी क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। व्योम उसकी बात सुनते ही फोन रख देता है और दीवार से टेक लगा कर बैठ जाता है और फिर पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, वो एक्सीडेंट हो गया था या फिर उसे आलोक राठौर ने जानबूझकर उसे एक्सीडेंट को प्लान किया था ताकि वो अपनी बेटी का चेहरा बदल सके। अब भाई इस पागल को कौन समझाए कि जिसको इसने मरवाया था वो सच में वानी ही थी और भगवान ने उसके साथ इंसाफ करने के लिए उसे उसकी ही बुआ की लड़की के शरीर में रिबर्थ करवा दिया है। फिर व्योम अपने फोन को ऑन करके उसमें पानी के फोटो को देखने लगता है और कहता है, अब तो मजा आने वाला है इस खेल में क्योंकि तुम वापस जो आ गई हो। सच कहूं तो जब मैं तुम्हें मारता हुआ देख रहा था ना तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था कि अब शायद मैं दोबारा से तुम्हें कभी देखा नहीं पाऊंगा, लेकिन देखो मेरा प्यार तुम्हारे लिए कितना गहरा है कि मैंने तुम्हें फिर से अपने पास आने पर मजबूर कर दिया। चलो अच्छा ही हुआ तुम आ गई, अब वेदांश की प्रॉपर्टी के साथ साथ उसकी बीवी को भी अपना बना लूंगा। फिर वह जैसे ही वहां से निकाल रहा होता है वैसे ही वह एक बूढ़े आदमी से टकरा जाता है और उसके हाथ में रखी तिशिया की फोटो नीचे गिर जाती है। वह बूढ़ा आदमी उसे फोटो को उठाकर व्योम के हाथों में देते हुए कहता है, ऐसे मारे हुए इंसान का फोटो लेकर नहीं घूमते हैं। व्योम उस इंसान की बात सुनकर शॉक एक्सप्रेशन के साथ उसे देखने लगता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता है कि ये मार चुकी है। तभी वहां पे एक और आदमी आते हुए व्योम की बात का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि यह एक सिद्धमुंख है और ये जो भी कहते हैं वह सच ही होता है। इतना कह वह उन बाबा को लेकर वहां से चला जाता वनवोल। वही व्योम उस फोटो को देखते हुए कहता है, मतलब तुम सच में मार चुकी हो और जो तुम्हारे भेष में मेरे सामने खड़ी है वो वानी है। उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना चेहरा बदलवा लिया और शायद उसे मेरी सच्चाई भी पता है। टू बी कंटिन्यू। अंश की सच्चाई तिशा के सामने। अब आगे। दीपक किसी तरफ अंश को संभालते हुए हिडन डोर से अंश को अंदर लेकर आता है। वो अभी भी नशे में बड़बड़ा रहा होता है कि तिशा उसकी वाइफ है और उसे उस लड़के से अलग रखना होगा। वेद आगे जाकर अंश को संभालते हुए बेड पे किनारे पर लेट देता है, दीपक से एक एक बात की जानकार लेता है, फिर उसे वहां से जाने के लिए कहकर खुद अंश के पास आकर उसके कपड़ों को निकाल के अकेले टावल से उसके शरीर को अच्छे से साफ करता है और फिर जो कपड़े उसने खुद पहन रखे होते हैं वह कपड़ा पहनकर उसे गड्ढे के नीचे से फोन निकालकर उसमें एक मैसेज टाइप करके वापस वहीं पर फोन को रखकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग। तिशा अभी उठकर बैठी ही होती है कि तभी अंश भी उठ जाता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, हाय मेरा सर ये इतना दर्द क्यों कर रहा है, लगता है मैंने रात को वो अभी इतना बोला ही होता है कि तभी उसकी नजर अपने सामने बैठी तिशा पे जाती है जो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उसे ही देख रही होती है। अंश तो बोलते बोलते बीच में ही रुक जाता है और फिर खुद को कोसते हुए कहता है, क्या जरूरत थी अंश तुझे रात में इतना पीने की, अब कर दिया ना कांड है, भगवान बचा लो मुझे। वह भगवान से खुद को बचाने की दुआ कर ही रहा होता है कि तभी तिशा एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए कहती है, अरे आप तो बोल सकते हो, आपकी आवाज वापस आ गई। अंश जैसे ही तिशा की बात सुनता है वह खुद को बचाने का रास्ता ढूंढने लगता है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह तिशा को अपनी गुस्से भरी नजरों से देखने लगता है और अनजान बनते हुए कहता है, ओ हेलो तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की, एक मिनट तुम्हारे हुलिया को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रात को तुम मेरे साथ में जो मैं सोई थी। तिशा अंश को ऐसे बोलते देख कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, क्या मैं आपको याद नहीं हूं। अंश तिशा को घूरते हुए कहता है, तुम हो कौन जो मैं तुम्हें याद रखूं। अंश की इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से से उसे देखते हुए कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ हूं इसलिए आपको मुझे याद रखना चाहिए। अंश तिशा की बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है, अब एक रात में मेरी बीवी कहाँ से पैदा हो गई, क्योंकि जहां तक मुझे याद है मेरा एक्सीडेंट हुआ था। फिर अपना नाटक आगे जारी रखते हुए कहता है, एक मिनट में अपने बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तिशा अंश को देखते हुए एक डेविल सा स्माइल करती है और कहती है, वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका एक छोटा सा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। और की जानकारी के लिए बता दूं, आप 6 महीने से बेड पर इसी तरह पड़े हुए हैं और डॉक्टर ने बोला था कि आप पूरी तरीके से डिसेबल हो चुके हैं। और रही बात आपकी बीवी के पैदा होने की, तो वो आज से 17 साल 8 महीने पहले ही पैदा हो गई थी और 1 महीने पहले आपकी बीवी भी बन गई। और अब मैरिज सर्टिफिकेट देखना है तो बता सकते हैं, मैं वह भी दिखा सकती हूँ। और अब और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अंश तिशा को देखते हुए भोली सी शक्ल बना लेता है और कहता है, सच में मैं 6 महीने से ऐसे ही बेड पर पड़ा हुआ हूँ और तुम मेरी वाइफ हो, फिर मुझे मेरी शादी याद क्यों नहीं है। लास्ट की लाइन कहते हुए वह अपना मुंह लटका लेता है। उसको ऐसे देखकर तिशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वह उसके शोल्डर का हाथ रखते हुए कहती है,
अरे कोई बात नहीं, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, आप बोलना स्टार्ट कर दिए हो ना, अब आप बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। मैं ऐसा करती हूँ, जाकर दादी माँ को बताती हूँ ताकि हम डॉक्टर बुलाकर हम आपके इस चेंजेस के बारे में बता सके। इतना बोलकर वह जैसे ही बेड से खड़ी होती है बाहर जाने के लिए, वैसे ही अंश उसे पीछे से रोकते हुए कहता है, एक मिनट, तुम कहीं नहीं जा सकती हो। नहीं, तुम किसी को ये बताओगे कि मैं बोल सकता हूँ? तिश्या उनको कंफ्यूजन भरी नजर से देखते हुए कहती है, लेकिन क्यों? मुझे लगता है आपको बताना चाहिए ताकि डॉक्टर आपका इलाज कर सके और आपको वापस से आपके पैरों पर खड़ा कर सके, क्योंकि मुझे लगता है जब आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं, बस हमें अच्छे डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। अंश तिश्या की बात सुनकर उसे घूरने लगता है और कहता है, देखो, एक बार तुमने बोला कि तुम मेरी बीवी हो और मैं मान लिया, उसी तरह मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात को मान लो और एक अच्छी बीवी बनाकर अपने पति का साथ दो। तिश्या उसकी बात को सुनकर कुछ देर तक कुछ सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन अब आप सच सच ये बताओ कि आप कब से बोल सकते हैं, मतलब आपके सेंसर ने कब काम करना स्टार्ट कर दिया? अंश तिश्या की बात सुनकर अपने मन में कहता है, आखिर लड़की जानकर करना क्या चाहती है, लेकिन फिर वह कुछ सोचकर झूठ बोलना ही सही समझता है और कहता है, आज जब मैं सोकर उठा तो मेरे सर में दर्द हो रहा था, शायद तभी से। तिश्या उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेती है और अपने मन में कहती है, अच्छा है कि आज से ही इसके सेंसर में काम करना स्टार्ट किया है, नहीं तो पता नहीं इसने क्या क्या देख लिया होता और ना जाने क्या क्या सुन भी लिया होता। अब से ध्यान रखना होगा अपने कपड़ों का। फिर वह अंश की तरफ देखकर कहती है, ये तो ठीक है, हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकते, लेकिन डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे ही सोए सोए अपने आप ही ठीक हो जाओगे, डॉक्टर से थेरेपी वगैरह तो लेनी पड़ेगी ना। तिश्या की बात सुनकर अंश का रोने जैसा मुंह बन जाता है और वह अपने मन में कहता है, ये लड़की पक्का मुझे पकड़वा के ही मानेगी, अगर भाई को पता चल गया मैं इतना बड़ा कांड कर दिया है तो पक्का मुझे जान से मार देंगे। टू बी कंटिन्यू। जो दिल तुम्हारे लिए धड़कने की कोशिश करेगा उसकी धड़कनों को मैं छीन लूंगा। अब आगे। तिश्या नाश्ता करने के लिए नीचे जाती है तो देखती है व्योम एकटक उसे ही देख रहा होता है और अजीब तरीके से स्माइल कर रहा होता है। उसके स्माइल को देखते ही तिश्या की आंखों में नफरत दिखाई देने लगती है और वह अपने मन में कहती है, तुमने मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी जिंदगी, मेरी हर उम्मीद, लेकिन किस्मत का खेल देखो, मेरी खोई हुई उम्मीद और मेरा खोया हुआ ट्रस्ट मुझे अब वेदांश में मिलेगा और इस बार मेरी उम्मीद नहीं टूटेगी, बल्कि मेरी उम्मीद मेरी ताकत बनेगी, तुम्हें हारने के लिए, तुम्हें खत्म करने के लिए। तभी कोई आकर तिश्या के बगल में बैठ जाता है, जिसे महसूस करते ही तिश्या के चेहरे पे डर की वजह से पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती है और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन फिर वह खुद को संभालते हुए खुद से कहती है, नहीं, मैं ऐसे डर नहीं सकती, मुझे कितने डर से लड़ना होगा और इसका सामना करना ही होगा। वही तिश्या की हालत देखकर व्योम के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह घूर घूर कर तिश्या को देखने लगता है और अपने मन में कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धोखा देने की, जिंदगी में वापस लौटने की हिम्मत कैसे की तुमने? वैसे गलती देखी जाए तो मेरी ही है, मुझे तुम्हारी कहानी को खत्म करने के लिए अपना सारा ध्यान तुम पर ही लगाना चाहिए था, लेकिन मैं चूक गया और तुम बचकर निकल गई। लेकिन टेंशन मत लो, जिस कहानी को मैंने अधूरा छोड़ दिया था उस कहानी को मैं अब पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगा। वैसे भी अब बहुत टाइम है मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए, और वैसे भी रंग बदलने से इंसान नहीं बदल जाता है और ना ही उसकी फितरत। वाणी की कमजोरी कल भी डर था और आज भी डर है और तुम्हारा यही डर मेरी जीत का हिस्सा बनेगा। तुम जिस तरीके से आंसू से डरती हो ना, वही डर तुम्हें एक बार फिर झुका देगा मेरे सामने। वही तिश्या एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोलता है और अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए आंसू की तरफ मुड़ती है, जो आकर उसी के बगल में बैठ हुआ होता है। तिश्या उसे एक प्यारी स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग विश करती है और कहती है, सॉरी, हमारी पहले मुलाकात उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन अब आशा करती हूँ हमारी खूब जमेगी। वैसे भी मैंने सुना है छोटे देवर का भाभी के साथ अच्छा बॉन्ड होता है, आशा करती हूँ हमारा भी वैसे ही होगा। तिश्या को अपने चेहरे पे स्माइल लेकर आशु के बात करता देख व्योम कंफ्यूज हो जाता है और गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बना लेता है। वही तिश्या व्योम की एक एक एक्सप्रेशन को अच्छे तरीके से नोटिस कर रही होती है और अपने मन में कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे ये कुछ तो जान चुका है मेरे बारे में, लगता है अब मुझे पता करना ही होगा कि यह घटिया इंसान अब क्या चाल चल रहा है। थोड़ी देर बाद तिश्या अपने रूम में जाकर अपने बैग में कुछ जरूरी सामान रख रही होती है, क्योंकि आज उन्हें सर्वाइविंग कैंप के लिए जाना होता है। अंश तिश्या को बैग पैक करता देख कहता है, तुम ये बैग में इतने सारे सामान क्यों रख रही हो, तुम कहीं जा रही हो क्या? तिश्या उसके बाद का जवाब देते हुए कहती है, हाँ, कॉलेज की तरफ से सर्वाइविंग कैंप के लिए जाना है, अब मैं 1 वीक बाद ही आऊंगी।
तिश्या की बात सुनकर अंश उसकी बात पे हैरान होने का दिखावा करते हुए कहता है तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ गई या कोई इमरजेंसी आ गया तो मैं किस कहूंगा? तुम्हें तो पता है ना, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से बात नहीं कर सकता। तिश्या अंश की बात सुनकर उसे एक कोल्ड सा लुक देती है और कहती है, जब मैं यहाँ पर नहीं थी तब भी तो आप जी रहे थे ना। और रही बात आपके ना बोलने की, तो वह आप तो पिछले 6 मंथ से नहीं बोल रहे हैं, फिर भी आपका सारा काम होता है ना, वैसे ही अब भी हो जाएगा। इसलिए आपको ज्यादा टेंशन करनी जरूरत नहीं है, आप आराम से आराम करो। अंश उसकी बात सुनकर अपने मन में कहता है, मैं तुम्हारे जाने से परेशान नहीं हूं, मैं तो इस बात से परेशान हूं कि वह लड़का भी तुम्हारे साथ जाएगा, और मैं किसी भी लड़के को तुम्हारे अगल बगल नहीं देख सकता हूं। तुम पर सिर्फ मेरा और मेरे भाई का हक है, तुम बाकी तुम्हारे बारे में कोई सोच में ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरा जुनून हो, इसलिए तुम्हें कोई देख भी नहीं सकता। तुम मेरी वह सोच हो जिसे कोई और नहीं सोच सकता। तुम मेरी वह चाहत हो जिससे कोई और नहीं चाह सकता। तुम मेरी रूह हो, तुम्हें कोई और देख क्यों? तुम मेरी वो दुआ हो जिसे कोई और नहीं मांग सकता, और तुम्हारे लिए सिर्फ मेरा दिल धड़क सकता है, और अगर किसी का दिल तुम्हारे लिए धड़कने की कोशिश करेगा तो मैं उसे धड़कन को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। लेकिन मैं अपने जुनून में तुम्हें कैद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर उड़ते हुए देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम इतनी ऊंचाई पर जाओ कि लोग मुझे तुम्हारा नाम से जाने। मेरा प्यार तुम्हें आसमान में उड़ने की इजाजत तो देगा, लेकिन किसी की आंखों को तुम्हें देखने नहीं देगा। तुम्हें सिर्फ मैं देख सकता हूँ, तुम्हें सिर्फ मैच हो सकता हूँ, और तुम्हें सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ। इसलिए तुम्हें हर उसे इंसान से दूर रहना चाहिए जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हो, नहीं तो मैं नहीं जानता मैं उस इंसान के साथ क्या कर दूंगा जो तुम्हें पाने के सपने देखता है। अंश को ऐसे खोया हुआ देखकर तिश्या उसके सामने जाकर चुटकी बजाते हुए कहती है, ओह हाँ हेलो, कहाँ खो गए? तिश्या की आवाज सुनकर अंश अपने सोच से बाहर आता है और फिर एक छोटे बच्चों की तरह मुंह बन लेता है और कहता है, मैं ये सोच रहा था अगर मुझे तुम्हारी याद आए तो मैं क्या करूंगा। अंश ये बात इतनी क्यूट वे में कहा होता है कि तिश्या खुद को हंसने से रोक नहीं पाती है, और वह हंसते हुए अंश के गालों को पकड़ लेती है और कहती है, हया आप कितने क्यूट हो, और हाँ अगर आपको मेरी याद आई तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपसे कॉल पर बातें कर लूंगी, ठीक है? अंश उसकी बात सुनकर फिर अपना मुंह लटका लेता है और कहता है, जैसे कि तुम्हें पता है तुम्हारा पति इस दुनिया वालों की नज़र में गुंगा बन चुका है, तो उसके पास फोन कहाँ से आएगा? तिश्या अंश की बात सुनकर थोड़ा सैड हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अंश तो डिसेबल है, इसलिए वह अपने हाथों को भी मूव नहीं कर सकता है, वो बस बोल ही सकता है। ये सब सोचते हुए तिश्या अंश से कहती है, आप टेंशन मत लो, बस मैं 2 दिन के अंदर वापस आ जाऊंगी, बस मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है, इसलिए मैं बस 2 दिन के लिए वहां पर रुकूंगी और कोई बहाना बनाकर मैं वापस आ जाऊंगी। टू बी कंटिन्यू। हाउ डरे यू। अब आगे। तिश्या तैयार होकर अपने रूम से निकल ही रही होती है कि तभी उसे कुछ याद आता है और वह धीरे से सबकी नजरों से बचते हुए व्योम के स्टडी रूम में चली जाती है। वहां जाकर वह उसे कमरे को अच्छी तरीके से देखने लगती है, तभी इसकी नज़र डेस्क पर रखी एक फाइल पर जाती है, और वह जैसे ही उस फाइल को उठाकर पढ़ती है उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल जाती है और कहती है, चलो कुछ तो अच्छा काम किया है मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकलवा कर, इससे मुझे फायदा हुआ, मैं अब इस फाइल की मदद तिश्या को पूरी तरीके से जान गई। वैसे भी तुमने जो जानकारी निकलवाई है ये जानकारी मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है, अब मैं इसी की मदद से देखो कैसे तुम्हारे सपनों को चकनाचूर करती हूँ। इतना सोचते हुए कहती है, लेकिन सबसे पहले मुझे अब तिश्या की तरह एक्ट करना होगा, उसकी तरह चील रहना होगा, मेरे चेहरे पर अब हमेशा एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए जो वानी के चेहरे पर कभी नहीं हो सकती, और फिर वह रूम से बाहर निकाल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ईशान बेसब्री के तिश्या का कॉलेज में वेट कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके दोस्त आकर उसे किसी काम से अंदर लेकर चले जाते हैं। तिश्या जैसे ही कॉलेज आती है तो देखती है सारे लोग उसे ही देख रहे हैं। तिश्या सबकी नजरों को इग्नोर करते हुए अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी काव्या आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और हंसते हुए कहती है, कॉलेज के दूसरे दिन ही तुझे सीनियर ने प्रपोज किया और तूने मुझे बताया भी नहीं, तुमने उससे हाँ कहा या फिर रिजेक्ट कर दिया? तिश्या कोई जवाब देती उससे पहले ही वहां पे ईशान आ जाता है और वह तिश्या को बिना संभालने का मौका दिए उसका हाथ पकड़कर उससे एक कोने में लेकर चला जाता है और बेचारा समूह बनते हुए कहता है, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता हम दोनों का वीडियो बनाकर किसने कॉलेज फॉर्म पर डाल दिया है, देखो मुझे गुस्सा मत होना, इसमें देख मेरा कोई हाथ नहीं है। तिश्या एक नज़र उसे घूरती है और वहां से जाने लगती है कि तभी वहां पे एक और लड़का आ जाता है और वह तिश्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, अच्छा तो ये है वो लड़की जिसके पीछे मेरा दोस्त पूरी तरह से पागल हो गया, और तुम्हें देखने के बाद तो मुझे भी लगता है कि तुम्हारे प्यार में पागल बना तो बनता है।
जहां तिशा अपने सामने खड़े लड़के को कंफ्यूजन भरी नजर से देख रही होती है, वहीं ईशान उसे गुस्से भरी नजरों से देख रहा होता है। ईशान की नजरों में इस वक्त इतना गुस्सा होता है कि उसका बस चले तो अपने सामने खड़े इंसान को जला दे वहीं पर। लेकिन वह लड़का बिना रुके नॉनस्टॉप बोलते हुए कहता है, हेलो आई एम विक्की, ईशान का क्लासमेट एंड फ्रेंड। और फिर वही ईशान के पास जाकर उसके कान में कहता है, तू तो बोल रहा था तेरी होने वाली गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन मेरी आंखों से देखी ये तो आग है। इसके इतना हॉट एंड सेक्सी लड़की तो मैं आज के पहले कभी देखी नहीं है। तिशा उन दोनों को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगती है कि तभी विक्की उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे अरे तुम तो गुस्सा हो गई, मैं तो बस तुमसे ये बोलना चाह रहा था, तुमने तो ईशान को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। जो ईशान आज से पहले किसी लड़की की तरफ अपनी आंख उठाकर देखा नहीं था, वो ईशान आज तुम्हारे प्यार में मजनू बनाकर घूमता फिर रहा है। ऐसा भी क्या जादू कर दिया है तुमने इसके ऊपर? ईशान विक्की को चुप करते हुए कहता है, विक्की अब चुप हो जा, बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे यार तुम मुझे चुप क्यों कर रहा है, तेरी होने वाली गर्लफ्रेंड है तुम, मेरा भी तो कोई रिश्ता बनता है। इतना कहते ही वह अपना फोन निकालकर उन दोनों के बीच खड़ा होकर सेल्फी ले लेता है और कहता है, परफेक्ट, देखो हम तीनों इस फोटो में कितने अच्छे लग रहे हैं। तिशा बिना उसे संभालने का मौका दिए विक्की के हाथों को पकड़ के पीछे उसके पीठ से लगा देती है और उसके फोन को लेकर जमीन पर पटक देती है और उसके ऊपर अपना हाई हील्स रखकर दबाते हुए उसके कांच को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है और कहती है, हाउ डर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैं परमिशन के बिना मेरी फोटो क्लिक करने की? फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, मैं तुम्हें इस बार से आने दे रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर मेरे रास्ते में तुमने आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी इन रास्तों पर चलने लायक नहीं छोड़ूंगी। इतना कह वह वहां से चली जाती है। वही ईशान और विक्की उसे जाते हुए देखने लगते हैं और फिर विक्की अपने फोन को देखते हुए कहता है, ईशान मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है तुझे इस लड़की से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह लड़की किसी आग कम नहीं है, अगर हाथ लगाएगा तो जल जाएगा। ईशान विक्की की बात सुनकर उसका कॉलर पकड़ के दीवार से लगा देता है और उसे गुस्से से देखते हुए कहता है, आज तो तूने उसके सामने आने की गलती कर दी है, लेकिन दोबारा से गलती मत करना, नहीं तो मैं तुझे गलती करने लायक नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे तुम जैसे गंदे लोगों की नजर उसके ऊपर नहीं चाहिए। इतना बोलकर वह वहां से चला जाता है। 1 घंटे बाद सारे लोग जंगल के बीचों बीच एक ट्रेनिंग कैंपस के अंदर खड़े होते हैं। वह ट्रेनिंग कैंपस किसी और का नहीं, एक आर्मी ऑफिसर का होता है। वह आर्मी ऑफिसर आगे आते हुए कहता है, हेलो स्टूडेंट, मैं इस फील्ड का डायरेक्टर हूं और आप लोग को बताया गया होगा कि यह एक सर्वाइविंग गेम कंपटीशन है, और अब मैं आप लोगों को इस गेम के रूल्स समझा देता हूं। सब लोगों को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। इनमें से कुछ बिल्डिंग में घुसते हैं और आप में से सब एक दूसरे से लड़का उन्हें बचाना है, और इस दौरान हो सकता है आप लोग पर हमला भी किया जाए, और अगर किसी को बुलेट लगती है तो वहां गेम से आउट होगा। और जिस होस्टेस को उसे बिल्डिंग के अंदर बांध के रखा गया है, उसे होस्टेस को आप लोगों को सही सलामत निकलना होगा। जो टीम उसे होस्टेस को पहले बाहर निकलेगी वह टीम जीत जाएगी। To be continue. Stay tuned for the next part guys, and don't forget to like and subscribe to our channel for more interesting stories. Bye bye.